नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रॉड लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इससे पहले के वीडियोस में लीवर को, गॉल ब्लैडर को, इन सबको देख चुके हैं। इसमें तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर और गॉल ब्लैडर के बाद, वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास ग्लैंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स में आती है। इसके एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, छोटी आंत से संबंधित जो सहायक पाचनांग हैं, उनमें आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये यकृत के बाद यानी लीवर के बाद शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो है लीवर। लीवर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? अग्न्याशय होती है, पैंक्रियास होती है। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन पाचन के मामले में अगर देखा जाए, डाइजेशन के मामले में अगर देखा जाए, तो लीवर को हमने कहा था पूर्ण पाचक ग्रंथि, कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लेकिन पैंक्रियाज को हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि पैंक्रियाज से एक निकलता है जूस। क्या बोलते हैं उसको हम? पैंक्रियाज से एक जूस निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, इसको हिंदी में कहते हैं अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस। और इस अग्न्याशयी रस की खासियत क्या होती है? इस अग्न्याशयी रस की खासियत यह होती है कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट या लिपिड्स, इन तीनों को पचाने की क्षमता होती है। इन तीनों को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। किसमें? इस पैंक्रियाटिक जूस में। किसमें? पैंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, इसीलिए इस जूस को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलेंगे हिंदी में? पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। अब ये होती कहां पर ग्लैंड है? अगर वैसे देखा जाए इस पैंक्रियास ग्लैंड को, तो पैंक्रियास ग्लैंड स्पेशली कहां पर पाई जाती है? पैंक्रियास ग्लैंड स्पेशली पाई जाती है, जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो आपके राइट पार्ट में, जो लेफ्ट पार्ट में कहां पर? स्टोमक के ठीक नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक ऊपर, यानी आमाशय के ठीक नीचे और छोटी आंत के ठीक ऊपर, लगभग सी के आकार की। लगभग सी के आकार की। इसको आप देख रहे होंगे यहां पर। तो कैसे हो जाता है? लगभग ये सी का शेप बन जाता है। जैसे आप थोड़ा आगे देख लीजिए, इसको देखिए, तो वैसे तो सी ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा हल्का सा हम सी को लार्ज कर दें, ऐसे हल्का सा कर दें लार्ज, तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अदरवाइज ये लीफ से भी कह सकते हैं इसको, एक पत्ती के आकार की संरचना होती है ये, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सेंस इसलिए है, मैंने अभी बताया आपको कि ये लीवर के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड मानी जा सकती है। कैसे होती है थोड़ा सा देखिएगा। यह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय तथा छोटी आंत के मध्य में लगभग सी के आकार की होती है। इससे क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस निकलता है, ठीक है ना। अग्न्याशयी रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। लगभग कितना? 1.5 से 2 लीटर अग्न्याशयी रस कैसे निकलता है? कितना निकलता है? लगभग 1.5 से 2 लीटर निकलता है। यह जल की भांति क्या होता है? यह जल की भांति पतला होता है। ये जल की भांति कैसा होता है? ये जल की भांति पतला होता है, रंगहीन होता है। इसमें रंग
नहीं होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट्स के कारण अत्यधिक क्षारीय होता है। क्या होता है? एल्कलाइन होता है। इसका मीडियम कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। पीएच कितना होता है इसका? 7.5 से 8.3 के बीच में, 7.5 से 8.3 के बीच में। अब देखिए ये जो एल्कलाइन मीडियम है यहां पर, इसको थोड़ा जानिएगा। इससे पहले जो हमने आपको स्टोमक पढ़ाया है, तो स्टोमक के बारे में क्या बताया था, यहां ध्यान दीजिएगा। जो स्टोमक है, इस स्टोमक का जो मीडियम था वो कैसा था? एसिडिक मीडियम था। कैसा मीडियम था? एसिडिक मीडियम था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो कैसा है? बेसिक होता है। बेसिक होता है। अभी इसमें काम बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप पाएंगे कि इसमें जब ये ड्यूोडेनम में आता है, अभी ड्यूोडेनम क्या है अभी फिर से एक्सप्लेन करता हूं। बहरहाल तो स्टोमक का मीडियम एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। आमाशय का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। छोटी आंत का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसीलिए जब आपको वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग मोस्टली कहां से होता है? उल्टी कहां से होती है? मोस्टली आमाशय से होती है। तो आमाशय में जब क्रमाकुंचन गतियां उल्टी हो जाती हैं तो आपको उल्टी हो जाती है, और इस उल्टी के बाद जो बाहर आती हैं चीजें, उसमें आपको बड़ा खट्टापन लगता है क्योंकि वो एसिडिक होता है। लेकिन अगर छोटी आंत से वोमिटिंग हो जाए तो मोस्ट लाइकली आपकी डेथ हो सकती है। वो बहुत ही क्षारीय है, बहुत क्षारीय होता है। अब छोटी आंत में पहुंचने पर 2-3 चीजें इसमें मिक्स होती हैं, समझिएगा। अभी आगे हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों इसका पीएच गड़बड़ा जाता है, यानी कैसे क्षारीय बनता है। तो इसका पीएच तो कितना है? लगभग 7.5 से 8.3। लेकिन यही ड्यूोडेनम में, छोटी आंत में देखिए आप, सबसे पहले कहां आएगा? जब जहां पर आमाशय खत्म होगा, देखिए यहां पर यहां से ये छोटी ये स्टार्ट हो रही है ड्यूोडेनम, ठीक है ना। ये पूरा पोर्शन कौन सा है? ड्यूोडेनम का पोर्शन है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, ये पूरा बताया जा रहा है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ड्यूोडेनम का पार्ट है। देखिए ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूोडेनम का पार्ट है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। अब यहां पर जो स्टोमक से जो सबसे पहले आएगा कौन सा? भोजन का अपाच्य अंश, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है। वो कहां आएगा? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में जैसे ही ड्यूोडेनम में आएगा पहला पार्ट, क्या? भोजन का। जब भोजन आएगा छोटी आंत के पहले भाग में, ग्रहणी में आएगा, ड्यूोडेनम में आएगा, तो यहां पर सबसे पहले एक एंजाइम काम करेगा, ठीक है। अब छोड़ दीजिए आप, अभी एंजाइम को बाद में पढ़िएगा आप। सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसको क्षारीय माध्यम में बदला जाएगा। अब उसको क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए कौन कौन सी चीजें यहां पर उपलब्ध हैं? देखिए ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं ड्यूोडेनम, इसी ड्यूोडेनम में 3 चीजें आकर के मिलेंगी। सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले यहां जो फर्स्ट मामला होगा वो होगा, एक तो बाइल जूस मिलेगा। क्या मिलेगा? बाइल जूस मिलेगा। पित्तरस मिलेगा। दूसरा जो यहां पर मिल रहा है उसी जगह पर, वो मिलेगा पैंक्रियाटिक जूस। क्या मिलेगा? पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्न्याशयी रस। क्या मिलेगा? अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो तीसरा होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा होगा यहां पर, इस तीसरे में क्या होगा? छोटी आंत की दीवारों द्वारा, अब मिलता है, ये कहां से आता है? छोटी आंत की दीवारों से आता है, और इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इसको हिंदी में कहते हैं आंत्रीय रस। आंत्रीय रस, ठीक है ना। ये कहां से आया? छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होता है, आंतरिक दीवारों से स्रावित होता है। अब ये तीनों मिला करके ये क्या बना लेते हैं? एक क्षारीय द्रव्य बनाते हैं। क्षारीय द्रव्य बनाते हैं, जिसमें
इसका पीएच जो है, जो पित्तरस है, इसका पीएच जो है वो अप्रॉक्स क्या है, इसका पीएच अप्रॉक्स 7.7 के आसपास है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। और पैंक्रियाटिक जूस है, इसका ओवरऑल पीएच लगभग पड़ेगा आपका 8 पॉइंट, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, लगभग 8.0 के आसपास पैंक्रियाटिक जूस का। और इंटेस्टाइनल जूस का भी पीएच जो है लगभग आपका पड़ेगा कितना, 8.0 के आसपास। तो ओवरऑल जो पीएच बनता है किसका, ये जो इंटेस्टाइन का जो मीडियम बनता है, ओवरऑल जो आंतरिक रस का मीडियम बनता है वो लगभग ऐसे ही बनता है, कितना, लगभग 8.0 के आसपास, लगभग कितना, 8.0 के, यानी ओवरऑल अगर आप कहें तो जो पीएच होगा वो 8.02, आप कितने कह सकते हैं, 8.3 के आसपास, 8.0 से लेकर के 8.3 के आसपास, ठीक है, 8.3 के आसपास, बस इससे ज्यादा पीएच नहीं बनेगा, ठीक है। अब आइए पीछे देखिए, तो कैसे होता है ये, जल की भांति पतला होता है, रंगहीन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण अत्यधिक क्या होता है, क्षारीय तरल होता है। काइम की ग्रहणी में पहुंचने पर अग्न्याशयी रस काइम की अम्लीयता, अम्लीयता यानी एसिडिटी को समाप्त करके इसमें उपस्थित जठर रस के पेप्सिन को, आप जानते हैं स्टोमक में क्या होता है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उस गैस्ट्रिक जूस का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उस गैस्ट्रिक जूस में 3 बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, एक होता है एमाइलेस, एक होता है लाइपेस और एक होता है पेप्सिन। एमाइलेस काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर, लाइपेस काम करता है फैट वगैरह पर और पेप्सिन काम करता है किस पर, प्रोटीन पर। अब यहां पर स्टोमक में, यहां पर छोटी आंत में जब ये आ रहा है तो छोटी आंत में आने पर यहां पेप्सिन का कोई काम नहीं रह जाएगा, जबकि यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इस पेप्सिन को निष्क्रिय कर देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या करना है, इस पेप्सिन को निष्क्रिय कर देना है। अब यहां एक चीज ध्यान देना है, जब इस पेप्सिन को निष्क्रिय करेगा तो पेप्सिन को निष्क्रिय करेगा तो इस दौरान काफी ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, आपकी इसमें जल भी होना चाहिए, जैसे अभी यहां बताया मैंने आपको, ये देखिए पेप्सिन को निष्क्रिय कर देगा और माध्यम को क्षारीय बनाना है तो जल की मात्रा काफी ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए पैंक्रियाटिक जूस में ये ध्यान देना है, अग्न्याशयी रस में लगभग क्या होता है, 96% के आसपास क्या होता है, जल पाया जाता है, लगभग 96% के आसपास जल पाया जाता है, किसमें, इस अग्न्याशयी रस में। अब जरा ऐसे आप एक देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें आपसे कि जल की कितनी रिक्वायरमेंट आपको होती है, कई बार होता है कि लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, लेकिन आपको नीड कितनी है, आप जरा देखिए। सामान्य तौर पर हमने आपको बताया था कि जब हम लार निकालते हैं, लार यानी सलाइवा, तो लगभग हम 24 घंटे में 1.5 to 2.0, लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास क्या करते हैं, हम लार निकालते हैं। अब लार हो गई कितना, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर। अब अगर यही दूसरा देखें, पित्तरस, अब आप लोग पित्तरस को याद करिए, यानी बाइल जूस को याद करिए। तो बाइल जूस में हमने बताया था कि लगभग 800 से 1000 लीटर के आसपास क्या निकाल दिया आपने, पित्तरस निकाल दिया। अब जरा काउंट करते जाइएगा आप। तीसरा देखिए आप, तीसरा हमने क्या निकाला, अग्न्याशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस भी कितना निकलता है, लगभग 1.5 to 2 लीटर, यानी 1.5 से 2 लीटर के बीच में। अब जरा आप जोड़ लीजिए, 1.5 से 2 लीटर ये पार्ट, 1.5 से 2 लीटर लगभग ये पार्ट और लगभग 1 लीटर ये पार्ट, तो कितना हो गया, लगभग 4 लीटर के आसपास, तो आपका यही हो गया।
अब अगर दिन भर में इतना तो पानी आपको वैसे भी चाहिए, इसके अलावा आपको यूरिन बनाना है, स्वेट बनाना है यानी पसीना बनाना है, ठीक है ना, और अदर वर्क, ठीक है ना, अदर वर्क, अन्य कामों के लिए आपको और चाहिए, अंगों में गति देने के लिए, फला फला करने के लिए। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें और अगर हम यूरिन को भी देखें तो यूरिन भी हम दिन भर में लगभग 1.5 से 2 लीटर डिस्चार्ज करते हैं। इस तरह से अगर हम मिलाएं इसको तो लगभग कितना बनेगा, अप्रॉक्स अगर देखें तो हम कह सकते हैं 5 to 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर आपको डेली ब्लड जो है क्या चाहिए, जल चाहिए, वाटर चाहिए आपको। तो लगभग 5 से 6 लीटर पानी आपको डेली चाहिए। और अगर आप अमूमन आप घर में तो कभी कभी पी लेते हैं, देखते हैं घर में तो लोग पीते रहते हैं, लेकिन अगर बाहर गए तो अक्सर क्या करते हैं, पानी कम कर देते हैं। जब आप बाहर जाते हैं बॉटल खरीदते हैं तो आप जब खुद बाहर गए हो कभी ध्यान दीजिए, आप एक ऑन एवरेज मिलाइए आप, तो आप यही पाएंगे कि लगभग आप क्या करते हैं 3 लीटर में 4 लीटर में काम चला लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हम बाहर से कई बार घर लौट के आते हैं तो डिहाइड्रेशन कहां कहां पर होता है, डिहाइड्रेशन से इम्यूनिटी भी आपकी कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और फिर अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बाहर जाते हैं तो जो सबसे कम यूज करते हैं वो है पानी। इसलिए हमें बाहर जाने पर पानी ज्यादा पीना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। यानी ऑन एवरेज आपको 5 से 6 लीटर तक पानी पीना चाहिए। आइए यहां पर हमने आपसे बताया जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है, लगभग इसमें क्या हो रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें हमने बताई आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका भी ले सकते हैं चाहे तो। आगे देखिए, हम इस फिगर में अभी फिर से बैक होंगे, कैसे होता है ये आप देख ही लिया आपने कि इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यहां पर, ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर यही क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है, यही पूरी क्या है आपकी पैंक्रियाज है यानी अग्न्याशय है। और इस अग्न्याशय में आप देख रहे हैं यहां पर ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट आपको दिखाई पड़ रही होगी, इस पैंक्रियाटिक डक्ट से ही क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है ना, बनता है। और कहां पे जाके खुलता है, ग्रहणी में आकर के खुलता है। दूसरा कॉमन बाइल डक्ट आप देख रहे हैं, जो पित्ताशय से, जो पित्ताशय में पित्त रहता है, गॉल ब्लैडर में जो बाइल रहता है, वो पित्त नलिका यानी बाइल डक्ट के माध्यम से फिर यहां पर आ रहा है। और इस तरह से दोनों नलिकाएं देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों ही नलिकाएं आकर के कहां पे खुल जा रही हैं, ये आपकी ड्योडेनम है यानी ग्रहणी है, ग्रहणी में आकर के खुल जा रही है, ठीक है ना। और जो कॉमन बाइल डक्ट ये आ रही है, ये जो बाइल डक्ट आप देख रहे हैं, इस बाइल डक्ट में जो बाइल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है, पित्ताशय से आ रहा है। गॉल ब्लैडर में बाइल कहां से आया, पित्ताशय में पित्त कहां से आया, यकृत से आया यानी लीवर से आया। तो लीवर की कोशिकाएं ही क्या बनाती हैं, पित्त बनाती हैं, बाइल बनाती हैं, और ये बाइल आकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फिर बाइल डक्ट के माध्यम से कहां पर, छोटी आंत का पहला भाग यानी ग्रहणी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्योडेनम, ड्योडेनम में आकर के ये खुलता है। आप जानते हैं, बताया था मैंने आपको, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला पार्ट है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांत और तीसरा है शेषांत्र। पहला पार्ट ग्रहणी यानी ड्योडेनम, दूसरा मध्यांत यानी जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम यानी शेषांत्र यानी इलियम। ड्योडेनम केवल 25 सेंटीमीटर होती है लगभग, जेजुनम लगभग 2.4 मीटर होती है और इलियम जो है वो लगभग 3.4 मीटर होती है। क्वेश्चन पूछा गया है छोटी आंत के तीनों भागों को घटते हुए क्रम में बताइए, तो ये बढ़ता घटता क्रम भी आपको याद कर लेना है। इसी तरह से हमने आपको इसके पहले के वीडियोस में बड़ी आंत के बारे में भी बताया है, 3 पार्ट थे उसके, सीकम, कोलोन और रेक्टम। आपको याद होगा सीकम,
कोलोन और रेक्टम, उनके साइज भी हमने आपको वहां पर बताए हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो ये डिओडनम कैसा पार्ट है? पहला पार्ट है। अब इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो इसको आप डिटेल में देखिए। हमने आपको बताया अभी कि इसे हम एक पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको, है क्यों? क्योंकि इसके क्षारीय माध्यम में सभी प्रकार के दीर्घ पोषक पदार्थों, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं बेटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इनको पचाने वाले एंजाइम होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 एंजाइम। पहला एंजाइम अग्न्याशयी एमाइलेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, याद रखिएगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा है अग्न्याशयी, दूसरा है आपका ये अग्न्याशयी लाइपेज, दूसरा है अग्न्याशयी लाइपेज, अग्न्याशयी लाइपेज, और तीसरा है अग्न्याशयी एस्टरेज। अब ये करते क्या हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं। 3 महत्वपूर्ण एंजाइम, अग्न्याशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा, अग्न्याशयी लाइपेज ये फैट पर काम करेगा, अग्न्याशयी एस्टरेज ये किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर काम करेगा। और ये 3 महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ, 3 महत्वपूर्ण ये जो है आपके पाचक एंजाइम हैं, जो कि पैंक्रियाटिक जूस में पाए जा रहे हैं, अग्न्याशयी रस में पाए जा रहे हैं। इसके लिए इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब देखिए, पहला जो हार्मोन इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, वो क्या है? अग्न्याशयी एमाइलेज। अग्न्याशयी एमाइलेज, इसको हम हेमाइलॉप्सिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेमाइलॉप्सिन भी कहते हैं इसको हम, अग्न्याशयी एमाइलेज को। क्या करता है ये? यह लार के एमाइलेज की भांति काइम की मंड, ग्लाइकोजन एवं अन्य पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, इसमें सेलुलोज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं सेलुलोज का पाचन ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को? क्या बताया मैंने आपको कि लार के एमाइलेज की भांति काइम की मंड, ग्लाइकोजन एवं अन्य पॉलीसेकेराइड्स किसको? सेलुलोज के अतिरिक्त को माल्टोज नामक डाइसेकेराइड्स में तोड़ता है। और आप जानते हैं माल्टोज क्या है? माल्टोज एक शर्करा है। माल्टोज क्या है? एक शर्करा है। इस पर जब काम करेगा कौन? मैं फिर से बता रहा हूं एक बार यहां पर लिख करके, माल्टोज शर्करा है, इस पर काम करेगा माल्टेज एंजाइम। थोड़ा केवल जो है टीओ और टीए का अंतर है बस, ठीक है। माल्टोज पर काम करेगा माल्टेज एंजाइम, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज अल्टीमेटली किस काम में आ जाएगा? जब सेल में पहुंचेगा ब्लड के माध्यम से, तो एटीपी बनाने का काम आ जाएगा। और एटीपी बनी यही है आपकी बॉडी के लिए ऊर्जा, जिससे हमारा आपका शरीर चलता है, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ? ये आपने देखा यहां पर स्टार्च के पार्ट को, चूंकि आप जानते हैं पादप में अगर कुछ लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च होता है, और वही आकर के हमारी आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग होते हैं, विकास आप डिपेंड करता है कौन सा स्टार्च लिया है, ठीक है। जैसे ये यहां पर क्या है? ये अंकुरित बीजों की कौन सी शर्करा है? माल्ट शर्करा। ये क्या है? ये अंकुरित बीजों में पाई जाती है, ठीक है। अंकुरित बीज जो आप खाते हैं, आप लोग भोजन में लेते हैं अलग से, तो अंकुरित बीजों में क्या पाई जाती है? माल्ट शर्करा पाई जाती है। अगर आप ईंख से बनी कोई चीज, जैसे शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, या गुड़ ले रहे हैं, तो उसमें क्या पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये वो भी स्टार्च होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आप दूध ले रहे हैं, तो उसमें क्या पाई जाती है? भाई
दूध में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है सीधे। अब वो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें? लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम काम करेगा, वो फाइनली उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। यहां अगर दूध की शर्करा है तो लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम काम करेगा और फाइनली उसको वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और सारे के सारे ग्लूकोज क्या होंगे? अल्टीमेटली एटीपी के निर्माण में ही काम आएंगे, उनसे एटीपी का ही निर्माण किया जाएगा। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। आगे हम जब श्वसन पढ़ाएंगे आपको रिस्पिरेशन, तो वहां बताएंगे पूरे प्रोसेस को कि कैसे ग्लूकोज से फाइनली एटीपी बनती है, कहां बनती है, कितना बनती है। आगे देखिए आप, तो पहला आपने इससे पहले वाला ये काम देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, ये अग्न्याशयी जो एमाइलेज है, याद रखिएगा, ये एमाइलेज स्टोमक में भी पाया जा रहा था, वहां भी लाइपेज पाया जा रहा था। तो अगर स्टोमक में यानी आमाशय में एमाइलेज पाया जा रहा है तो उसे केवल एमाइलेज कहेंगे। अगर वहां पर लाइपेज पाया जा रहा है तो केवल लाइपेज कहेंगे। लेकिन जब वही अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले में पाया जा रहा है एंजाइम, तो यहां उसको अग्न्याशयी लाइपेज और अग्न्याशयी एमाइलेज कहा जाएगा। ये आप एक अंतर है, इसको समझिएगा। आगे देखिए, दूसरा आ गया जो अग्न्याशयी लाइपेज। इससे पहले वाला आपने क्या देखा? अग्न्याशयी एमाइलेज। एमाइलेज किस पर काम करता है बताया अभी आपको? स्टार्च पर या कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, एक और नाम देखा आपने यहां पर, इसको कहते हैं हेमाइलोप्सिन। किसको? अग्न्याशयी एमाइलेज को और क्या नाम देते हैं? ठीक है, हेमाइलोप्सिन। क्या नाम देते हैं? एमाइलोप्सिन। ठीक है, सॉरी यहां गलत लिख दिया है इसने, एमाइलोप्सिन है ये, लेकिन ये क्या है? स्टीएप्सिन। ये क्या है? स्टीएप्सिन। यहां पर अग्न्याशयी लाइपेज यानी पैंक्रियाटिक लाइपेज को क्या नाम दिया जाता है? स्टीएप्सिन भी नाम दिया जाता है। इसको नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये किस पर काम करेगा भैया? लाइपेज किस पर काम करेगा? लाइपेज काम करेगा वसाओं पर, फैट्स पर। ठीक है, उन्हीं को हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। दोनों थोड़ा अंतर होता है, वो अंतर आपको जब हम पढ़ाएंगे न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, तो वहां बताएंगे। आप मान सकते हैं, चाहे लिपिड्स कह लीजिए चाहे यहां पर फैट कह लीजिए, जनरल सेंस में कह सकते हैं। पाचन का प्रमुख श्रेय इसी एंजाइम को होता है। सामान्यतः भोजन की 90 से 95% लिपिड्स का पाचन होता है। ठीक है ना? शेष लिपिड्स बिना पचे मल के साथ बाहर निकल जाती है। यानी आपकी बॉडी में आप जो फैट लेते हैं उनमें से लगभग 90 से 95% भाग का ही पाचन हो पाता है। और आप चूंकि जानते हैं छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। छोटी आंत पाचन का अंतिम भाग है। इसके बाद उससे जो पोषक पदार्थ मुक्त होते हैं उनको छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर जो होते हैं, विलाई होते हैं, ये विलाई उसको अवशोषित करके रुधिर में मिला लेते हैं। उसके बाद जो बचता है पार्ट, जो भी अपाच्य अंश बचता है छोटी आंत के बाद, वो अल्टीमेटली मल में ही परिवर्तित हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन के अपाच्य अंश को केवल मल में परिवर्तित किया जाता है और अल्टीमेटली मलाशय में यानी रेक्टम के पार्ट में सिर्फ मल को संचित किया जाता है बस। ठीक है, बड़ी आंत में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन का कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। जितना पाचन होना है वो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर के छोटी आंत तक, ठीक है, पाचन पूरा हो जाता है। अब जो पच गया वो पच गया, जो नहीं पच गया उसको बड़ी आंत में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा यहां पर ध्यान समझिएगा आप लोग। लगभग 90 से 95% भाग का लिपिड का पाचन हो जाता है और शेष लिपिड जो है वो बिना पचे मल के साथ बाहर निकल जाती है। यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। इस पाचन में लाइपेज पित्त द्वारा इमल्सीकृत वसाओं, बताया था आप लोगों को कि इमल्सीकृत वसाओं का मतलब है दानेदार वसाएं, इमल्सीफाइड फैट। ठीक है, और पित्त का पहला काम ही हमने आपको बताया था इससे पहले कि पित्त रस क्या करता है, जो वसाएं होती हैं उनको क्या करता है, इमल्सीफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है, दानेदार वसाओं में परिवर्तित कर देता है। और अगर दानेदार वसाएं नहीं बनी हुई हैं तो सही तरह से इन वसाओं का पाचन नहीं हो पाता है।
इसीलिए जब आपसे कहा जब आप जंतु वसाएं लेते हैं, जैसे कि आप घी खाते हैं, तो आपसे घी चिकना नहीं खाने को कहा जाता है, बल्कि उस घी को अच्छा घी माना जाता है जो दानेदार होता है, क्योंकि दानेदार का मतलब है एक तरह से इमल्सिफाइड हो जाना। ठीक है, तो क्या करता है ये पित्त द्वारा इमल्सिफिक वसाओं के बिंदुकों से प्रतिक्रिया करके वसा अणुओं को मोनोग्लिसराइड्स एवं वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में विखंडित कर देता है। क्या करता है ये, यहां पर ऐसे समझ लीजिएगा, ये क्या है, इमल्सिफाइड फैट है। इमल्सिफाइड फैट पर कौन काम कर रहा है, बाइल जूस काम कर रहा है। और ये जो बाइल जूस है, ठीक है, जिस बाइल जूस है ये क्या करता है, इसको सॉरी ये इमल्सिफाइड फैट है, और इस इमल्सिफाइड फैट पर कौन काम करेगा यहां पर, बोलिए भाई, स्ट्रिएप्सिन, ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम काम करेगा, और ये क्या करेगा, इसको मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स यानी मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्लों में क्या करेगा, इसको परिवर्तित कर देगा, तोड़ देगा। अग्न्यासी रस में उपस्थित कोलिपेज, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, कोलिपेज नामक प्रोटीन यानी एंजाइम की सहायता से ही लाइपेज वसा बिंदुकों तक, जो वसा के छोटे से जो होता है ना दानेदार वसाएं, ठीक है, तक पहुंचकर इन पर अपनी प्रतिक्रिया कर पाता है। तो ये दूसरा काम मैंने बताया किसके बारे में, पहला बताया था एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पर या स्टार्च पर काम करता है, दूसरा बताया हमने लाइपेज जो कि फैट यानी वसा यानी लिपिड्स पर काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे एंजाइम पर। तीसरा एंजाइम है अग्न्याशयी एस्टरेज। तीसरा एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, अग्न्याशयी एस्टरेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक एस्टरेज कहते हैं इसको। क्या करता है, भोजन में कोलेस्ट्रॉल, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कई तरह का होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः कोलेस्टेरोल, किससे, कोलेस्टेरोल एस्टरों, ठीक है, कोलेस्टेरोल एस्टर से लिखा हुआ है के रूप में होता है। एस्टरेज इन एस्टरों का विखंडन करके इनसे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को अलग कर देता है, ठीक है ना। अब अगर कोलेस्ट्रॉल को अलग नहीं किया जाएगा तो आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होगा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का जितने भी हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, झिल्ली नुमा कोशिकांग हैं, इन सब की रचना में तो भाग लेता है गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें बाहर भी निकालना होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको अलग करना बहुत जरूरी है। चौथा एंजाइम देखिएगा आप लोग, चौथा एंजाइम है फास्फोलाइपेज। ये क्या करता है, ये अभी बताया, इससे मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें स्क्रीन में कि फास्फोलिपिड्स है। ये फास्फोलिपिड्स आप जानते हैं इससे फैटी एसिड को अलग कर देता है। फास्फोलिपिड्स, ठीक है, से क्या करता है, फैटी एसिड को अलग करता है। फास्फोलाइपेज का काम है फास्फोलिपिड्स यानी ऐसे वसाओं का स्तर जिसमें क्या है, फास्फोरस की मात्रा पाई जा रही है, उनसे क्या कर रहा है, फैटी एसिड्स को अलग कर दे रहा है। आगे देखिए, और तीसरा पांचवा बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है एंडोपेप्टिडेजेस। एंडोपेप्टिडेजेस ये क्या करता है, इसको आपको सुना रहा हूं पढ़ के, अग्न्याशयी रस में उपस्थित, अग्न्याशयी रस में जठर रस के पेप्सिन की भांति के दो एंजाइम होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एमाइलेज और लाइपेज के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है वो है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है ना, और काइमोट्रिप्सिन, ये इसी का एक तरह कह सकते हैं प्रकार है। ये काइम की शेष जटिल प्रोटीन को, जो काइम आपकी बनी हुई है, जो कि आपके आमाशय से आई हुई है, उसकी जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको क्या करता है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, मैं इसको आपको अलग कलर से शो कर दे रहा हूं, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। आप इतना मैटर अगर आपने सब तैयार कर लिया तो किसी भी तरह का कोई एग्जाम होगा, क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं, अगर आपने प्रॉपर रिवीजन ऐसा कर लिया है तो, क्योंकि सारे एंजाइम में आपको पढ़ा दे रहा हूं,
मोस्टली लोग एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ही बताते हैं, जबकि मैं इसमें जितने भी एंजाइम हैं आपके अग्न्याशय में, पैंक्रियाज में, उन सबको बता रहा हूं। किसे? पैंक्रियाज से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस में, उनको बता रहा हूं। और साथ में लास्ट में दो महत्वपूर्ण एंजाइम जो कि पैंक्रियाज के अंदर ही पाई जा रही है, पैंक्रियाट आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, उनसे जो दो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, उनको भी लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उनको समझ करके ही आप समझ जाएंगे कि आपको डायबिटीज क्यों होती है। ठीक है, उससे भी बचाव आपका हो सकता है। पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस एवं बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को, जो बड़ी पॉलीपेप्टाइड आपकी सीरीज हैं, उनको छोटी छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में विखंडित करते हैं। ये पहले निष्क्रिय, ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय प्रो एंजाइम्स क्रमशः ट्रिप्सिनोजन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, के रूप में होते हैं। ध्यान दीजिएगा यह बात। ये आंतरिक श्लेष्मा की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। ये वो पार्ट है बच्चा जो प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। फाइनली इनको आप शॉर्ट में समझिए, प्रोटीन का पाचन करने वाले हैं। ये आपके अग्न्याशयी रस में होते हैं, ये आपके अग्न्याशयी रस में होते हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इन्हें सक्रिय करने के लिए क्या होता है? दूसरा एंजाइम काम करता है। ठीक है, कौन सा? एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज। ये क्या करता है? ये सक्रिय करता है किसको? एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में और फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय, ठीक है, ये सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को, ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। इससे क्या होता है? इससे समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार ये प्रोटीन अगर ये पहले से एक्टिव है तो पूरी पैंक्रियाज को डिजॉल्व कर सकता है, पूरी पैंक्रियाज को ही गला सकता है। इसीलिए पहले ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जब इसका सिक्रीशन होता है कहां पर? डियोडनम में, ग्रहणी में पहुंचता है, तो ग्रहणी में पहुंचने के बाद ये क्या होता है? ये एक्टिव स्टेज में आता है। इसीलिए ये केवल फूड मटेरियल पर काम करता है, फूड मटेरियल पर काम करता है, डियोडनम की दीवारों पर यानी ग्रहणी की दीवारों पर या अग्न्याशय की दीवारों पर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें जो छठवां आपका 6 नंबर पर जो आ रहा है एंजाइम, वो क्या है? यह एक जिंक युक्त एक्सोपेप्टिडेज होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिल जो अंश उसके होते हैं, छोरबंधों का जल अपघटन करके इन्हें अमीनो अम्ल कौन सा? मोनोमर्स में तोड़ देता है। अब ये न्यूक्लियेजेस का जरा पढ़ लीजिएगा, 7वां एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये क्या करता है? ये केवल डीएनए और आरएनए पर काम करता है। अग्न्याशयी रस में न्यूक्लिक अम्लों, बताया था अभी हमने आपको इससे पहले स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो क्या बताया था कि जो अग्न्याशयी रस है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसाओं पर, प्रोटीन पर, ठीक है, के साथ साथ अमीनो अम्लों पर भी क्या करता है? कुछ अम्लों के पाचन पर भी काम करता है। किसमें? प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर और फैट के साथ साथ कुछ अम्लों का भी पाचन करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हम पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। याद करिए, ये देखिए आप यहां पर, ये हमने लिखाया था आपको यहां पर, ठीक है, देखिए लिखाया था आपको कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के साथ साथ न्यूक्लिक अम्लों को पचाने वाले एंजाइम भी इसमें होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हम पूर्ण पाचक रस। तो अभी हम फिलहाल आपको वही बता रहे हैं कि ये जो है, यहां देखिए आप, ये बताया मैंने आपको कि ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लिक अम्लों यानी अग्न्याशयी रस में न्यूक्लिक अम्लों को पचाने हेतु डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज तथा राइबोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम भी होते हैं, जो इन अम्लों को इनके संघटक
न्यूक्लियोटाइड्स में विखंडित करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड्स तथा फॉस्फेट्स में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम जो है, नामक एंजाइम भी होते हैं जो इन अम्लों को इनके संघटक न्यूक्लियोटाइड्स में विखंडित करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम भी होते हैं जो इन अम्लों को इनके संघटक न्यूक्लियोटाइड्स में विखंडित करके इन न्यूक्लियोटाइड्स को फिर न्यूक्लियोसाइड्स तथा फॉस्फेट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लिक अम्लों का पाचन हो गया। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को आप लोग समझिएगा। इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस हिंदी में बोलते हैं इसको अग्न्याशय शोथ, यानी ये आपके पैंक्रियास की बीमारी है। इसको समझिएगा। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा शराब पीते हैं। ऐसे लोग जो कभी कभी एल्कोहल लेते हैं लेकिन ज्यादा लेते हैं, नॉर्मल लेने से काम चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा ले रहे हैं तो क्या हो जाता है, अग्न्याशयी नलिका, यानी इसको अग्न्याशयी नलिका क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पैंक्रियाटिक ट्यूब। पैंक्रियाटिक ट्यूब का मार्ग अवरोधन यानी क्या कहते हैं, रुकावट, मार्ग में रुकावट, ठीक है, यानी बैरियर। कैंसर विषाणुओं के संक्रमण आदि से अग्न्याशय को क्षति हो जाती है। ठीक है, या ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय से ही सक्रिय होकर इसके ऊतक को पचाकर गला देता है, अर्थात इसका लयन यानी लाइसिस कर देता है। इन सब दशाओं को क्या बोलते हैं, अग्न्याशय शोथ कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना होती है, जिसमें पूरी की पूरी यानी आपकी पैंक्रियाज ही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या होता है, अधिक शराब पीने से जो पैंक्रियाटिक ट्यूब है उसका रास्ता थोड़ा रुक जाता है, उससे क्या हो जाता है, ठीक है, उससे मतलब अधिक शराब पीने से ऐसा हो जाता है, कैंसर या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके ऐसा करने से अग्न्याशय क्या हो जाता है, डैमेज हो, यानी अधिक शराब पीने से, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाने से या फिर कैंसर वगैरह हो जाने से जो अग्न्याशय की जो ट्यूब है, पैंक्रियाटिक ट्यूब है, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, या अभी मैंने इससे पहले बताया आपको कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वैसे तो क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज रहता है, वैसे तो क्या होता है, ये निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब ये ड्यूोडेनम में आता है तभी ये सक्रिय होता है। लेकिन कभी कभी ये पैंक्रियाज में ही क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, पैंक्रियाज में ही ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये पैंक्रियाज में ही एक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, पैंक्रियाज के टिश्यूज को ही ये गलाने लगता है, पैंक्रियाज के टिश्यूज को ही ये गलाने लगता है। और जब पैंक्रियाज के टिश्यूज को गलाने लगता है तो पैंक्रियाज क्या हो जाती है, उसकी सेल्स बहुत डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं बहुत क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं, अग्न्याशयी शोथ या पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, ये वो घटना है जिसमें पैंक्रियाज आपकी सही प्रकार से काम नहीं कर पाती है, तो आपके जो पैंक्रियाटिक फंक्शंस हैं वो थोड़े गड़बड़ होने लगते हैं। उसका प्रभाव ये होता है कि आपको पैंक्रियाज से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो सकता है, आपको यहाँ पर दर्द भी हो सकता है, और कभी कभी वो पैंक्रियाज कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अल्टीमेटली एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेज कभी कभी बन जाती है, क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट भी अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया है। अगर अर्ली स्टेज में है तो इसका इलाज संभव हो जाता है, लेकिन अगर
थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया है, तो चूंकि पैंक्रियाज को निकालने के बाद व्यक्ति का सर्वाइव करना भी इतना आसान नहीं हो सकता है। अब इसके दो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम और हैं जो इससे नहीं, जो कि वैसे पूछा जाए कभी कभी तो पैंक्रियाज कह सकते हैं, हाँ भाई पैंक्रियाज से निकलते हैं, क्या, इंसुलिन और ग्लूकेगान। लेकिन वास्तव में ये जो दोनों निकलते हैं जिसका हम नाम ले रहे हैं, बेसिकली ये निकलते हैं कहां से निकलते हैं? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस से निकलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं क्या? ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ऐसे, ये द्वीप समझते हैं ना, क्योंकि ये जो जैसे आप देखते हैं समुद्र वगैरह में कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे उभरा उभरा होता है स्थल जो है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ये भी आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ उभरी हुई संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बहुत है, इसलिए द्वीप ना कहकर क्या बोलते हैं? द्वीपिकाएं बोल देते हैं। ठीक है, तो आइलैंड एक लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? लैंगरहैंस। इन्होंने ही इनको डिस्कवर किया था, तो इनके नाम पर ही क्या कहते हैं इसको? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, इनसे दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है पहला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है इसकी खोज किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने। बैटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज किया था। क्या करता है यह हार्मोन? मैंने लीवर के काम में थोड़ा सा बताया था, यहां एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। काम कौन करता है? ये लीवर करता है, पर कौन सा काम है ये समझिए। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन्स की प्रेजेंस में, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में किसमें तोड़ देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब फिर से बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, यानी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी कर देता है, और वो हार्मोन है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन कहां से निकलते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो यहां से निकलते हैं। और आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस क्या थी वो मैंने आपको अभी भी बताया कि जो पैंक्रियाज में इस टाइप की ये उभरी हुई संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं ऐसे ऐसे उभरी हुई संरचनाएं हैं। ये क्या है? व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग, यहां पर इस तरह से पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, आपको किसके बारे में? अग्न्याशय के बारे में। और थोड़ा सा एक बार और चीज जान लीजिए, यही मैंने बताया था अभी आपको कि अगर ये इंसुलिन नहीं है, यानी अगर पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा साहब? अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज है इसको आपकी किडनी फिल्टर कर देगी। किसको किससे फिल्टर कर देगी? भाई ग्लूकोज ज्यादा कहां होगा? ब्लड में ज्यादा होगा। और कहां ऐड कर देगी? यूरिन में। और फिर यूरिन से क्या करेगी? इसको एक्सक्रीट कर देगी, यानी मूत्र से इसका उत्सर्जन कर देगी। और जैसे ही यूरिन से क्या हुआ? आपका ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह कहते हैं। ठीक है, तो बाकी इसको हम जब डिजीज का एक बनाएंगे
पूरा अलग से प्लेलिस्ट, तो उस डिजीज वाले उसमें हम पूरा सारी बीमारियों को आपके शरीर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।